विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कृतिका का पाठ 1 मेरे संग की औरतें। इसकी लेखिका हैं मृदुला गर्ग। लेखिका द्वारा लिखा गया यह एक संस्मरणात्मक गद्य है। संस्मरणात्मक अर्थात लेखिका ने इसको अपने जीवन की पुरानी घटनाओं को याद करके लिखा है। मतलब पुरानी स्मृति को यदि गद्य रूप दिया जाए तो उसको हम कहते हैं संस्मरणात्मक रेखाचित्र। ये संस्मरणात्मक गद्य है जिसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों, अपनी नानी, अपनी माँ तथा अपनी 4 बहनों के बारे में बताया है। ठीक है, इस पाठ में लेखिका ने अपनी नानी, अपनी माँ और अपनी 4 बहनों के बारे में बताया है। उसमें तत्कालीन घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति से परिचित कराया है। लेखिका अपनी नानी के बारे में कहती है कि वह अपनी नानी को नहीं देख सकी थी क्योंकि उनकी मृत्यु उनकी माँ की शादी से पहले हो गई थी। यानी कि जो लेखिका की नानी है वह लेखिका की माँ की शादी से पहले ही मर गई थी। उनकी नानी परंपराओं को मानने वाली, अनपढ़ तथा पर्दा करने वाली महिला थीं। उनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें घर पर छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। यानी वकालत पढ़ने के लिए विलायत चले गए, विदेश चले गए। किनके पति? लेखिका के नानी के पति। जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से वकालत की डिग्री लेकर वापस आए तो उनके आचार विचार में अंग्रेजियत साफ झलकती थी। मतलब विदेश में गए थे तो जो उनका रहन सहन था वह भी अंग्रेज़ों जैसा ही हो गया था। नानी इन बातों से दूर रहकर अपना जीवन अपने ढंग से जीती थी। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। जो लेखिका की नानी थी उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने, यानी कि लेखिका के जो नाना थे उनसे नहीं किया था। अपनी मृत्यु निकट जानकर उन्होंने अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलवाकर कहा कि उनकी बेटी का रिश्ता अपने जैसे किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से करा दें। अब देखिए, जब लेखिका की नानी को लगा कि अब मैं ज़्यादा नहीं जीऊँगी तो उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता थी। वह अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे परिवार में करना चाहती थी जो देशभक्त परिवार हो, स्वतंत्रता सेनानी हो, देश के लिए लड़ता हो। किसी अंग्रेज़ी रहन सहन वाले, अंग्रेज़ों से ज़्यादा मेल जोल रखने वाले व्यक्ति से, लड़के से वे अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में अपने पति के स्वतंत्रता सेनानी मित्र थे, उनके पति के एक मित्र प्यारेलाल, उनको बुलाकर उनसे अपनी इच्छा बताई। अब देखिए, वैसे जो लेखिका की नानी थी पर्दा करने वाली महिला थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के हित के लिए अपने इस विचार को छोड़ दिया। इस पर सभी लोग आश्चर्य कर रहे थे कि जो औरत कभी किसी से मिलती नहीं है, हमेशा पर्दे में रहती है, वह आज किसी अनजान व्यक्ति को बुला रही है। इस पर सभी आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। उनकी इच्छा अनुसार लेखिका की मां का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से हो गया। इस कारण उन्हें यह सादा जीवन जीना पड़ा। जैसी लेखिका की नानी की इच्छा थी वैसा ही हुआ और उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेटी का विवाह स्वतंत्र आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले एक होनहार लड़के से हो गया। वे रात में जागकर खादी की साड़ी बांधने का अभ्यास करती, जो लेखिका की माँ हैं। अब देखिए, लेखिका की माँ की बात आती है। लेखिका की माँ रात में जागकर जो खादी की पहले साड़ी होती थी, भारी होती थी, उसको बांधने का अभ्यास करती। वैसे भी लेखिका की माँ कमज़ोर शरीर की थी। वे घर में किताबें पढ़ती, साहित्य चर्चा, संगीत सुनती। एक तो माँ झूठ नहीं बोलती थी, दूसरे लोगों की गोपनीय बातें अपने तक ही सीमित रखती थी। देखिए, उनकी माँ की क्या विशेषता थी, वह कभी झूठ नहीं बोलती थी और किसी एक की बात दूसरे से नहीं लगाती थी।
इस कारण उनका घर और बाहर दोनों ही जगह मान सम्मान था। ऐसे ही लेखिका की परदादी थी, जो सदैव लीक से हटकर काम करती थी। जो लेखिका की परदादी थी वह लीक से हटकर, मतलब जो परंपरा होती थी उससे हटकर कुछ नया करती रहती थी। वे फालतू सामान एकत्र करने के बजाय दान दे दिया करती थी। उन्होंने अपनी बहू के गर्भवती होने पर मंदिर में भगवान से लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी है। देखिए उस समय लड़के हर कोई चाहता था कि हमारे संतान लड़का हो, लेकिन इन्होंने परंपरा से हट कर के मंदिर में जा कर के अपनी बहू के लिए लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी और यह बात सभी को बता दी। किसने? जो लेखिका की परदादी थी। उनकी बार बार की मन्नत से भगवान ने अफरा तफरी में आकर एक के बाद एक 5 कन्याएं उतार दी। अब देखिए क्या हुआ, एक के बाद एक 5 कन्याओं का जन्म हुआ। किसके जन्म हुआ? जो लेखिका की माँ थी। और एक बेटा, केवल एक बार हवेली के मर्द किसी बारात में गए थे। अब देखिए घर में शादी का माहौल था, एक घटना की बात बताती हैं लेखिका। तो क्या होता है, बारात में सभी जो मर्द होते हैं, पुरुष होते हैं, वो सभी बारात में चले गए और औरतें रत जगह कर रही थीं और औरतें रात में जाग करके नाच गाना कर रही थीं। तभी एक चोर उसी कमरे में घुस आया जिसमें परदादी सो रही थी। जो लेखिका की परदादी थीं जिस कमरे में सो रही थीं उसी कमरे में चोर घुस आया। जो लेखिका की परदादी थी घर के एक एकांत कमरे में, जहाँ पर शोर कम हो, ऐसे कमरे में जा कर के सो रही थी। कुछ आहट होते ही परदादी की आंख खुल गई। चोर डर गया। तभी परदादी ने चोर से पानी लाने को कहा। जैसे ही चोर आया घर में, परदादी की आंख खुल गई और उन्होंने पूछा कि कौन है। चोर ने हल्के से कहा कि मैं हूँ। माँ परदादी समझ गई थी, लेकिन फिर भी परदादी ने कहा कि ले मेरे लिए पानी ले आ, और ये लोटा है, लोटे पर कपड़ा बंधा है, कपड़ा सही से बांधे रखना और पानी सही से छान करके लाना। कुएं से पानी लाना था। पानी लाते समय चोर को पकड़ लिया गया और उनके सामने लाया गया। उन्होंने पानी पीकर आधा पानी चोर को पिलाया और उसे बेटा मानते हुए चोरी छोड़ खेती करने की नेक सलाह दी। उनकी सलाह मानकर चोर ने चोरी का काम छोड़ दिया और खेती करने लगा। अब देखिए इससे एक बात सिद्ध होती है कि मारने पीटने, उपदेश देने की बजाय एक साधारण तरीके से सरल तरीके से अच्छा व्यवहार करके भी किसी को सही रास्ते पर लाया जा सकता है। इससे ये बात सिद्ध होती है इस घटना से। 15 अगस्त 1947 को देश में जब आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, तब लेखिका को टाइफाइड बुखार था। डॉक्टर की सलाह के कारण वह बाहर न जा सकी। उसके पिता ने उसे ब्रदर्स कारामजोब नामक उपन्यास दिया, जिसके कई अंशों को लेखिका ने बार बार पढ़ा। लेखिका अपनी नानी, माँ और परदादी के बारे में बताने के बाद अब अपनी बहनों के बारे में कहती है। अब देखिए अब तक लेखिका ने इस पाठ में बताया अपनी नानी के बारे में, अपनी माँ के बारे में और परदादी के बारे में। अब देखिए अपने बहनों के बारे में बताती है लेखिका कि उसकी सबसे बड़ी बहन थी मंजुल, जिसे घर में रानी कहते थे। बड़ी बहन का नाम था लेखिका की मंजुल और उसको क्या कहते थे घर में? रानी। उसने शादी के बाद मंजुल भगत नाम से लिखना शुरू कर दिया। मंजुल भगत उसने अपना नाम बनाया, रखा और इस नाम से लिखने लगी। दूसरे नंबर की लेखिका ने शादी के बाद मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू कर दिया। और जो लेखिका हैं दूसरे नंबर की हैं, इन्होंने मृदुला गर्ग नाम से लिखना शुरू कर दिया। बड़ी बहन ने किस नाम से? मंजुल भगत। इसके बाद की 2 बहनें रेणु और चित्रा लेखन कार्य से बची रहीं। जो 2 बहनें हैं छोटी और इनसे, उन्होंने लेखन कार्य नहीं किया। सबसे छोटी बहन अचला, 5वें नंबर की बहन अचला अंग्रेजी में लिखने लगी तथा छोटा भाई राजीव हिंदी में लिखने लगा।
ठीक है। जो बीच की 2 बहनें थीं लेखिका से जो छोटी, इन्होंने लिखने का काम नहीं किया। लेखिका और इनसे बड़ी बहन और इनके सबसे छोटी बहन और इनका छोटा भाई ये लिखने का काम करते थे। जो छोटा भाई था हिंदी में लिखते थे और इनकी सबसे छोटी बहन अचला अंग्रेजी में लिखती थी। उनकी बहन रेणु बीए नहीं करना चाहती थी, परंतु पिताजी और घर वालों का मन रखने के लिए उसने किसी तरह बीए कर लिया। उनकी तीसरी बहन रेणु स्वयं कम दूसरों को ज़्यादा पढ़ाती थी। उसके अपने अंक कम किंतु उससे पढ़ने वालों के अधिक अंक आते थे। वह दृढ़ निश्चयी थी। उसने अपनी पसंद के लड़के से ही शादी की। सबसे छोटी बहन अचला ने पत्रकारिता में प्रवेश कर लिया। जो सबसे छोटी बहन थी 5वें नंबर की, पत्रकारिता में प्रवेश कर लिया मतलब पत्रकार बन गई और पिताजी की पसंद से शादी कर ली। बाद में वह भी लेखन कार्य में संलग्न हो गई। विवाह के बाद लेखिका को बिहार के डालमिया नगर जैसे पिछड़े स्थान पर रहना पड़ा। यहाँ सिनेमा देखते समय पति पत्नी अलग अलग बैठते थे। उन्होंने वहाँ और मर्दों औरतों को एक साथ नाटक करने के लिए राज़ी कर लिया और नाटकों से अकाल राहत कोष के लिए धन एकत्र किया। इसके बाद लेखिका कर्नाटक के बागलकोट में रही। वहाँ उन्होंने कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने अनसुना कर दिया। उस बाद में कहाँ पर रही लेखिका? कर्नाटक के बागलकोट में, जहाँ पर कोई स्कूल नहीं था बच्चों के पढ़ने के लिए। तो उन्होंने कैथोलिक बिशप एक संस्था है उससे स्कूल खोलने के लिए प्रार्थना की और जिसने यह कहकर मना कर दिया कि यहाँ पर क्रिश्चियन बच्चे जो हैं कम हैं, इसलिए हम यहाँ पर स्कूल नहीं खोल सकते। तो लेखिका ने क्या किया, बाद में अनेक लोगों की मदद से उन्होंने अंग्रेजी, कन्नड़, हिंदी सिखाने वाला स्कूल खोला तथा स्कूल को कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाई। लेखिका सोचती थी कि शहर में अकेले मंजिल की ओर बढ़ते जाने का मज़ा कुछ और ही है। ये था पाठ मृदुला गर्ग के द्वारा लिखा हुआ मेरे संग की औरतें।